हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डी क्लास। और कैसे हैं आप लोग। कल जहां तक हमने देखा था, कल शुरू हो गया था, कल फोर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज फिफ्थ क्वेश्चन कराएंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी अपना खत्म करते हैं। एक्सरसाइज चल रहा था 1.2 एक्सरसाइज चल रहा था। अब उसमें फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नए हैं वो प्लीज पीछे वाले जाके सारी वीडियोस देख लें, 4 लेक्चर पड़े हुए हैं इसके पीछे, वो हमारी प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस पे मिल जाएंगी। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन आप लगाइए। चेक चेक वेदर चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for natural number n। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 to the power n कैन बी इन विद डिजिट 0 एंड फॉर किसके लिए, नेचुरल नंबर n। यहाँ पे 6 to the power n है, तो 6 raised to the power n, 6 raised to the power n। ये जो 6 raised to the power n है, यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, n क्या है, नेचुरल नंबर। n इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए 6 to the power n, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, और 6 क्या है, 6 हमको ऑलरेडी पता है, इसमें गिवन है 6 भी नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है, सब होता है। अब यहाँ पे 6 जो है, कह रहा है कि जो 6 का ऐसा पावर कोई बताइए जो कि लास्ट में उसका जो वंस डिजिट होता है, आंसर जो आए वंस डिजिट आए, वो हमारा 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, 6 का कोई ऐसा पावर, 6 का कोई ऐसा पावर, मान लीजिए हमने कहा 1, 6 का पावर 1। 6 का पावर 1 क्या होता है, 6 का पावर 1 मतलब होता है 6, है ना, सबको पता है ये चीज। अब 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 कितना होता है, 6 इंटू 6, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई। 6 का पावर 3 क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6। वैल्यू कितनी आएगी, इसका 6 ही आएगा, इसका कितना आएगा 36 आएगा, है ना, और इसका कितना आएगा 36 इंटू 6, कितना आ जाएगा 36 इंटू 6। लास्ट में इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 6 6 36, 6 3 18 3 21, 216 आएगा। तो क्या बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जब हम 6 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 6 यहाँ 3 किया तो 6 का 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 किया तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब n की वैल्यू जब यहाँ पे 1 था, n की वैल्यू 1 पे 6 रेज टू द पावर 1 हुआ, और 6 की पावर 1 का वैल्यू 6 आया, और जब n इज इक्वल टू क्या हुआ 2 आया, जब n इज इक्वल टू 2 आया तो 6 रेज टू द पावर 2 किया, और यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 किया तो फिर ये 6 इंटू 6 36 आ गया। अब जब मैंने n की वैल्यू कहा कि 3 है, तो फिर हमने क्या चेक किया बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने 3 कर दिया, तो तुमने बोला सर हमने जब 3 किया तो 6 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 216 आया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक भी नंबर लास्ट का जो डिजिट है, वंस डिजिट, वो क्या 0 आया, नहीं आया। तो हमको क्या क्वेश्चन में दिया था कि कोई ऐसा नंबर है जो चेक करिए, चेक वेदर, इसका मतलब क्या है, आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा n की वैल्यू है जिसपे 6 की पावर n करते ही लास्ट डिजिट 0 आ जाए। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि 6 6 6, फिर से इसमें जब एक बार 6 करोगे तो 6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। अब जब 6 रेज टू द पावर 4 होगा, जब यहाँ पे फिर से एक बार 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर से करोगे 6 6 लास्ट वाले से करोगे, फिर लास्ट में 6 आएगा। तो ये ऑब्वियसली हम लोगों को पता चल गया कि हमारा वैल्यू कोई भी n की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 0 कैन नॉट बी फाइंड, 0 कैन नॉट बी फाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ
एनी वैल्यू ऑफ एन। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जीरो हम नहीं प्राप्त कर सकते एन की कोई भी वैल्यू रख के। एन की कोई भी वैल्यू मतलब अगर मान लो यहाँ एन बराबर जीरो रख दिए होते तो 6 की पावर जीरो हो जाता, और 6 की पावर जीरो का वैल्यू होता है 1। किसी की भी पावर जीरो हो तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। तो सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमने बाय ट्रायल मेथड हमने चेक किया, हमने ट्रायल करके देखा, 4 वैल्यूज को ट्रायल किया, उसके बाद हमको एक आइडिया मिल गया कि आपस में लास्ट का डिजिट जो होगा वो 6 हमेशा आता जाएगा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम ये लिख देंगे कि जीरो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एन। एनी वैल्यू ऑफ एन से हम कोई भी वैल्यू ऑफ एन ले लें तो उससे हमारा जीरो नहीं आने वाला, 6 की पावर के टर्म में जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो जीरो नहीं आएगा। तो ये हमारा था एक क्वेश्चन। इसके एकदम हमको लगता है सिमिलर क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल इसके प्रीवियस या थर्ड या सेकंड लेक्चर में शायद कराया हुआ है, तो उसको आप लोग भी एक बार और देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो वहां भी एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब है सिक्स्थ क्वेश्चन। हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 1.2 का, मैथ का फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। बच्चों ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, एक बार आप अपने बुक में भी पढ़िए फिर ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। फिर से एक बार देख लीजिए बुक में क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से सभी लोग देखिए। कह रहा है जी, आप देखिए बच्चों क्या कह रहा है सिक्स क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। कह रहा है ये नंबर्स जो हैं है नहीं, 7 into 11 into 13 plus 13 and these numbers are composite number। ये हमको बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये आर कंपोजिट जी। अब हो गया। अब बच्चों हमको इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम इसका क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इसका सबसे पहला काम क्या होगा, दीज नंबर्स। अब हम सबसे पहले आएंगे अपने कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले बताया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज ग्रेटर देन 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर से जो नंबर ज्यादा होगा, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे, ग्रेटर देन 2 फैक्टर। अब सबसे पहली बात इसमें कह रहा है और इसमें कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ये तो बच्चों पता चल गया कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन कह रहा 13 जोड़ने के बाद भी क्या कंपोजिट नंबर आएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर इसमें 13 जोड़ेंगे तो क्या ये किसी का कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सबसे पहली चीज, अब इसमें देखेंगे बच्चों यहाँ 13 भी है, यहाँ भी 13 है। तो क्या 13 मान लो, अच्छा सीधे पहले 2 मेथड हम आपको बताएंगे। पहला मेथड सीरियल वाइज देते हैं, जो सबसे पहले ट्रेडिशनली चला आ रहा है, वो है 7 into 11 into 13 plus 13, ये है। अब इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या कि इसमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको। इस नंबर में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको। इस नंबर में ऑब्वियसली हमको एक कॉमन दिख रहा है, ये है, ये इतना एक अलग है, बीच में हमने प्लस लगाया, ये 13 अलग है। तो 13 कॉमन दिखा बच्चों, 13 कॉमन दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया। तो हमने कहा चलो हम 13 को कॉमन नहीं लेंगे, तो सबसे पहले इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 11 13, 7 11 जा 77, 77 into 13 कितना होगा बच्चों, 77 into 13, 77 into 13, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 91 और 100, 1001 बच्चों ये आया।
ये 1001 आया। अगर इसमें प्लस 13 कर दें तो कितना हो जाएगा 1014। क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? ऑब्वियसली यार देख के ही पता चल रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में क्या है 4 है, इवन नंबर। तो ये 2 से डिविजिबल है। तो हमको देख के ही पता चल गया बच्चों कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। इसमें कुछ नहीं करना था हमको, बहुत ज्यादा लोगों से डिवाइड भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक डिवीजन ज्यादा मिलना चाहिए। वो है हमारा कंपोजिट नंबर बताता है कि 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए तो वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो हम सबसे पहला काम होगा वो हमारा कि हम 2 से डिवाइड करके देख ले, और 2 से डिवाइड करके हमने चेक किया तो ये डिविजिबल है, क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर है। अब बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? तो 1014 इज डिविजिबल बाई 2, hence it is composite number। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डिविजिबल हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। कैसे हो गया? अब हमको बहुत होगा तो बहुत लोगों से डिविजिबल, आपको भी पता है, आप चेक करेंगे तो बहुत लोगों से डिविजिबल होगा। लेकिन जो हमारा कंपोजिट नंबर का जो हमारा थ्योरी कहता है कि 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, बस बात खत्म। एक हो गया इसका सिंगल फैक्टर, पहला फैक्टर हम किसको मान लेते हैं? पहला फैक्टर 1 को मान लेते हैं, दूसरा फैक्टर इसको हम खुद को मान लेते हैं, और तीसरा फैक्टर 2 को मान लेते हैं। चौथा पांचवा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारे फॉर्मूले पे बन गया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, सॉरी। तो आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम दूसरा पार्ट लिखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बताता है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 से जोड़ देना है। ये देखिए, ये किसी कंपोजिट नंबर का है। सबसे पहली बात ये ध्यान से देखिए। अब ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है। इतना तो सबको पता है कि कंपोजिट नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पहले से ही लिखा है, उसमें 5 ऐड करना है। तो वो हम अभी चेक करके बता। 7 6 जा 42, 42 5 जा 42 इंटू 5। आप लोग कैलकुलेट करिए। 5 2 10, 5 4 20, 5 4 20, 21, 210 इंटू 4 840 इंटू 3। बच्चों चेक करिए। क्या ये आएगा? 840 इंटू 3 किया तो 2520 आया। अब 2520 में अगर फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 2520 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 50 40 आ गया बच्चों। 50 40 आया, ये इतना आया 50 40, इतनी वैल्यू आई। अब आप लोग कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है यहाँ पे गलत हो, बाकी आप लोगों को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अब ये 50 40 इतना आया, इसमें हमने 5 को कर दिया ऐड, कितना आ गया 50 45। अब 50 45 आ गया तो जाहिर सी बात है, देखने में ही लग रहा बच्चों ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये खुद से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, 3 नंबर्स आ गए हमको, हमारा ये कंपोजिट नंबर है। तो हमको बार बार ये नहीं चेक करना है कि काफी ज्यादा हमको इसके निकालने नहीं है कि हम पता चल रहा है हम निकालने बैठ गए, इसका चल रहे हैं फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं, ये नहीं करना है हमको बस चेक करना है कि क्या ये 2 से ज्यादा लोगों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 5 से भी हो रहा है। अभी ये तो पता नहीं किससे किससे होगा, ये नहीं पता, हो सकता है 3 से हो जाए। तो फिर हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। दिस नंबर इज 50 45 इज डिवाइडेड बाय 1 एंड 50 45 itself and 5 and अदर एक्सेट्रा कर देते हैं मान लो। लेकिन हमको 3 मिल गया ना, बस कंपोजिट नंबर इसी का ये हमारा बता दिया कि थ्योरेटिकल हमारा ये कंपोजिट नंबर हो चुका है। अब हमको इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमको बस चेक करना था कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आंसर इसका निकल गया। दोनों इसका मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब यह क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और आज आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ से कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
बाकी आज देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन, आप बोर्ड पे लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, तो एक काम करिए आप लोग खुद से ही देखिए, बुक उठाइए, एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी पेज नंबर है कितने पे, ये पेज नंबर 11 पे है। तो पेज नंबर 11 पे आप लोग देखिए, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या कर रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पथ है किसमें, स्पोर्ट फील्ड, अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पथ मिला। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड, हाँ सोनिया क्या करती है, कोई सोनिया लड़की है, क्या है सोनिया कोई लड़की है, ये क्या करती है, ये 18 मिनट्स लेती है बच्चों, 18 मिनट्स लेती है कहाँ, एक ड्राइव करने में, पूरा एक राउंड मारने में, एक राउंड मारने में इस फील्ड का उसको लगते हैं 18 मिनट्स। कितना लगता है, 18 मिनट्स सोनिया को लगता है बच्चों क्या मारने में, एक राउंड मारने में, वन राउंड का उसको 18 मिनट्स लेती है। फिर अगर वही काम रवि करता है, रवि भी भाई वो काहे पीछे रहेगा, तो रवि अगर वही काम करता है तो वो लेता है आपका 12 मिनट, 12 मिनट्स। लड़के यार तेज चलाते हैं गाड़ी, वो ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पे लड़की कितना ली, 18 मिनट, लड़का कितना लिया, 12 मिनट्स। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट, क्या करें, सपोज दे स्टार्ट, मान लो हमने कहा कि यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, दोनों ने, एस ने भी और रवि ने भी, सेम पॉइंट, सपोज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब क्या है कि एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे, मान लो जब टाइम 0 था, टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब कोई टाइम हमने कहा कि चलो तुम लोग एक साथ, जैसे नहीं रेस होती है, रेस में 1 2 3 करने पे सारे इकट्ठा भागते हैं, वैसे ये दोनों भी इकट्ठा भगाए गए एक ही टाइम पे। अब क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा है कि अब कितने मिनट बाद वो इस पॉइंट पे आपस में मिलेंगे, है ना, समझी बात, कहने का मतलब अब समझिए कि कह रहा है कि सोनिया भी चली और रवि भी चला, इसको तो एक राउंड मारने में 18 मिनट लगते हैं, और सोनिया को, और रवि को 12 मिनट। इसका मतलब है यहाँ से जब रवि चलेगा इस राउंड पे, यहाँ पहुंचेगा तो उसको 12 मिनट लगा, लेकिन सोनिया यहाँ कहीं पहुंची होगी, क्योंकि उसको 12 मिनट नहीं, उसको 18 मिनट लग रहा है, उसको 6 मिनट के अंतराल, 6 मिनट पीछे रह गई है ना, 6 मिनट में कुछ दूरी हुआ होगा, तो वही हमको पता। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कब आएगा, कौन सा ऐसा समय होगा जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे, एक साथ, यहाँ एक साथ फिर से मिल जाएंगे, भले ही वो टाइम हमको नहीं, मतलब ये कितने की स्पीड से कितने की, लेकिन वो यहाँ मिलने चाहिए इस पॉइंट पे। तो थोड़ा सा हम लोग साथ में एकदम कंसंट्रेट होके बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, रवि और रवि और सोनिया दोनों निकले, साथ में निकले, 1 राउंड कंप्लीट करना है इनको, है ना, 1 राउंड कंप्लीट करना है। रवि किया 12 मिनट में, रवि किया 12 मिनट में, और सोनिया कितने में की, 18 मिनट में। इसका मतलब रवि और सोनिया के बीच में कितने का गैप रह गया, 6 मिनट का, है ना, 6 मिनट का गैप रह गया। अब रवि जिस स्पीड से चल रहा है ना, रवि जिस स्पीड से चल रहा है और सोनिया जिस स्पीड से चल रही है, उस स्पीड को निकालना पड़ेगा, और उनके बीच का जो टाइम है वो 6 मिनट है। ध्यान से देखिए, अब रवि और सोनिया के बीच का जो टाइम है 6 मिनट है। अब इसी टाइम का हम यूज करके क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्या होता है, रेशियो दैट इज सोनिया रवि का कितना हो जाएगा बच्चों, 18/12, कितना आ जाएगा, 3/2, है ना, 3/2, 3/2 का इनका रेशियो है। अब 3/2 का अगर इनका रेशियो है तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये कितने मिनट में पहुंचेंगे। ये इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो ये बहुत जल्दी ये 2 राउंड, अपने 2 राउंड कितने में पूरा करेगा। ये देखिए, इससे मतलब क्या निकल रहा है, इसने
ये मान लो अगर इसको एक राउंड करना है तो कितना मिनट लगा, 18 मिनट। 2 राउंड पूरा करना है तो कितना मिनट लगा, 36 मिनट, है ना। एक राउंड पूरा किया तो 18 मिनट, दूसरा राउंड फिर से गया तो 36 मिनट। ये किसको लगा, सोनिया को लगा। सोनिया कंप्लीट्स 2 राउंड, कितने मिनट में, सोनिया ने कंप्लीट किया 2 राउंड कंप्लीट किया, कितना मिनट लगा उसको, बताइए भाई। लगा उसको 18 इंटू 2, क्योंकि 2 राउंड है ना, एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करती है, तो दूसरा राउंड कितने में कंप्लीट करेगी, 18 है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये एकदम पहुंचने वाले हम लोग, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब देखिए इसको लगा 36 मिनट 2 राउंड कंप्लीट करने में, है ना। और रवि को कितना लगा, रवि कितना टाइम लिया 2 राउंड कंप्लीट करने में, रवि अब 36 मिनट 2 राउंड कितने में उसका पूरा होगा, उसका होगा 24 मिनट में, है ना। लेकिन क्या रवि 36 मिनट में 3 राउंड पूरा कर लेगा, रवि क्या 26 में अगर 12 और जोड़ दें तो हो जाएगा 36, और ये 36 में ये 2 राउंड पूरा कर रही है, और इसने 36 में 3 राउंड पूरा कर लिया। पता चला आपको, मतलब ये देखो 2 राउंड 18 टू 36, लेकिन इसने इसी 36 मिनट में 12 मिनट की रेंज से लेकर उसने 3 राउंड पूरे कर दिए, क्योंकि 12 3 जा 36 होता ना, 3 राउंड, 3 राउंड मारा तो 36 हो गया, तो 36 मिनट उसको लगे 3 राउंड कंप्लीट करने में, और वही 36 मिनट उसको लगे 2 राउंड कर। कहने का मतलब ये है कि यहां से ये लोग चले थे, इसने 1 राउंड लगाया, किसने, सोनिया ने, फिर सोनिया ने जब 1 राउंड लगाया फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर वहीं पहुंची तो उसको लग गए 36 मिनट। लेकिन वहीं रवि ने 1 राउंड लगाया, फिर 1 राउंड लगाया, फिर 1 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, पहुंच गया, मतलब 36 मिनट इसको भी लगा, लेकिन इसने 3 राउंड पूरा कर लिया, इसने 2 ही राउंड पूरा किया था। अब बताइए बच्चों, क्या वो 36 वाला मिनट जो आया है आंसर, क्या वही 36 मिनट हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे जाकर मिल जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट। और आपके हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से अगर आपको लिखना है सीधे सीधे, ये समझने के लिए था, आप समझ गए, होप समझ गए होंगे, हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको अगर आंसर लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ कह देना है टेकिंग एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वही हमारा वो टाइम होगा जब वो दोनों उस टाइम पे मीट कर रहे होंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम हम अगर निकालेंगे बच्चों, तो एलसीएम जब निकालेंगे 18 और 12 का, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 9, 3 जा 3, है ना, 3 3 जा 1, 3 1 9। अब देखिए बच्चों, अब ये हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 36 मिनट, दैट विल बी द आंसर। बच्चों आपको अगर ऐसे सिंपल में तुरंत लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। तो वो समझने के लिए था, और ये हमारा लिखने के लिए है कि हम 10th में कैसे लिखेंगे, हमको एलसीएम, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, तो हम इसी फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे। और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, हम कल आएंगे नए बैच के साथ, नए उत्साह के साथ, और आप लोगों को नया टॉपिक भी दिखाया जाएगा और मजा आएगा।